स्वागत है आप सभी को आपके अपने स्पेड यूट्यूब चैनल पे। आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ बिहार बोर्ड कक्षा 10वीं के स्टूडेंटों के लिए मैथमेटिक्स के रियल नंबर और पॉलिनोमियल। रियल नंबर अर्थात वास्तविक संख्याएं और पॉलिनोमियल मतलब बहुपद। इनसे जितने भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव पूछे जाने की संभावना है इस बार के एग्जाम में, उसे मैं बताने का प्रयास करूँगा। और जो भी मैं बताऊंगा वो एनसीईआरटी बुक से है, ठीक है। तो आप लोगों के पास एनसीईआरटी का बुक होंगे, ये मुझे उम्मीद है। तो आप लोगों को पहला चैप्टर पलटना है। पहला चैप्टर जो कि रियल नंबर अर्थात वास्तविक संख्या, इसमें आप लोगों को प्रश्नावली 1.1 पलटना है, ठीक है। तो 1.1 में आप लोगों को पहला सवाल देख लेना है। निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग कीजिए। और ये क्वेश्चन जो है वो 2 मार्क का फिक्स क्वेश्चन एक रहता है। तो आप लोगों को इस क्वेश्चन को देख लेना है। जैसे 135 और 225 का एचसीएफ कहता है, 196 और 38,220 का एचसीएफ कहता है। इसी प्रकार से यहाँ पे 867 और 255 का एचसीएफ कहता है ज्ञात करने के लिए। तो ये क्वेश्चन फिक्स रहता है, इससे एक क्वेश्चन, ठीक है। तो आप लोग इसे ज़रूर याद रखेंगे। और मैं आप लोगों को बता दूं कि जो रियल नंबर चैप्टर है उससे 10 मार्क के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टोटल 10 मार्क के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एक्सरसाइज 1 से लेकर के 10 तक में। तो इसमें ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों रहता है, ठीक है। तो आप लोगों को बता दिया मैंने कि पहला चैप्टर का पहला क्वेश्चन जो है वो इम्पोर्टेंट है। इसके बाद आप लोगों को पहला चैप्टर में तीसरा क्वेश्चन आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है। कि किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाली एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को आप लोगों को देख लेना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिंपल करना है क्या कि 616 और 32 का एचसीएफ ज्ञात कर लेना है, ठीक है। एचसीएफ जितना होगा वही उनका आंसर हो जाएगा। तो इसका सॉल्यूशन यहाँ पे नीचे में दिया गया है, आप लोग इसे भी देख सकते हैं। और मैं आप लोगों को बता दूं कि अब जो है वो ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं रहता है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव बेसिस हो गया है तो ज़्यादा ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं। इसीलिए सब्जेक्टिव जो है वो 2 मार्क का अच्छा से अच्छा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो 2 नंबर के क्वेश्चन ही रहते हैं अधिकतर। तो 2 नंबर जिस हिसाब से हो जाए उसी तरह का क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो चलिए पहला चैप्टर से आप लोगों को याद हो गया कि कौन कौन से पहला और तीसरा क्वेश्चन याद रखना है। इसके बाद एक्सरसाइज 1.2 आना है, ठीक है। एक्सरसाइज 1.2 में एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करने का जो आप लोग बचपन में पढ़े होंगे, एलसीएम ज्ञात करना वो अभाज्य गुणनखंड के रूप में आप लोगों को ज्ञात करना है। जैसे यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करें। तो देखिए आप लोगों को अभाज्य गुणनखंड तो होता ही होगा, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा। लघुत्तम होता है तो आप लोगों को अभाज्य गुणनखंड होता है। कैसे, देखिए करना क्या है। जैसे यहाँ पे 140 दिया गया है, इसका कहेगा अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करने के लिए तो 140 का एलसीएम लेना है। 2 से काटेंगे तो 14 का 7 और 0 का 0 70। इसके बाद 2 से काटेंगे 3 और कैरी इसमें गया तो 5 35। 5 से काटेंगे तो यहाँ पे 7 आ जाएगा। तो ये हमारा जो हुआ वो 2 गुने 2 गुने 5 गुने 7। तो 2 गुने 2 गुने 5 गुने 7। तो इसके बाद देखिए 2 का अधिकतम घात जो है वो 2 है। तो इस प्रकार से जो हम लिख देंगे तो ये अभाज्य गुणनखंड हो गया, ठीक है। तो आप लोगों को इसको ज़रूर याद रखना है, क्योंकि इससे भी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव बेसिस पूछे जाते हैं और सब्जेक्टिव भी पूछे जाते हैं। तो इसीलिए आप लोग पहला 1.2 का जो है पहला क्वेश्चन सभी याद रखेंगे। और बहुत ही आसान है, क्योंकि एचसीएफ ज्ञात करना ही रहता, एलसीएम ज्ञात करना रहता है। इसके बाद आप लोगों का आ जाता है दूसरा क्वेश्चन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है। इनसे ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन पूछे जाने की संभावनाएं रहती है। तो देखिए पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए, ठीक है। तथा इसकी जांच कीजिए कि 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ बराबर एलसीएम है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोगों को केवल क्या पूछा जाएगा, एचसीएफ और एलसीएम ही ज्ञात करने के लिए पूछा जाएगा। बाकी ये जांच करने के लिए नहीं पूछा जाता है, इसीलिए आप लोगों को ये चीज़ ध्यान में रखना है, ठीक है। तो इसमें आप लोगों को करना क्या है, सबसे पहले अलग अलग संख्याओं को एलसीएम ज्ञात कर लेना है। जैसे यहाँ पे 26 का एलसीएम क्या हो गया तो 13 2 गुने 13। 91 का एलसीएम क्या हो गया तो यहाँ पे देख सकते हैं 7 गुने 13। और इसके बाद जो है एचसीएफ ज्ञात करने के लिए जो एचसीएफ मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में आपको अधिकतम कौन सी कॉमन हो सकता है संख्या, तो इसमें 13 13 मिल रहा है तो कॉमन हो जाएगा 13। तो 13 जो है वो इसका एचसीएफ हो जाता है। इसके बाद एलसीएम होता है लिस्ट कॉमन फैक्टर। तो लिस्ट कॉमन फैक्टर जो सब
छोटी छोटी संख्याएं रहता है जो कॉमन नहीं हुआ है उसका आप लोगों को कर लेना है। तो देख सकते हैं लिस्ट कॉमन फैक्टर में आप लोगों को जो सब नहीं मिला उसे कर दिए और इसके बाद जो है जो HCF मिला है उससे गुना कर दिए हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोगों को यहाँ तक ही सोल्यूशन करना है। तो इसका क्वेश्चन आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, इसके बाद आप लोगों का आ जाता है तीसरा। तो देखिए इसमें क्या है कि ये दो संख्याओं वाला था तो LCM और HCF ज्ञात करना था। अब यहाँ पे 3 संख्याओं वाला हो जाता है। क्या? 3 संख्याओं वाला। तो 3 संख्याओं को सेम करना है कि अगर दोनों में मिला हाईएस्ट कॉमन फैक्टर तो HCF हो गया और तीनों में अगर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आएगा तो उसे हम HCF कहेंगे। इसी प्रकार से आपको लिस्ट कॉमन फैक्टर भी हो जाएगा। तो इसी प्रकार से ये क्वेश्चन रहता है। तो आप लोगों को याद रखना है तीसरा में तीनों क्वेश्चन। ठीक है, तीसरा का तीनों याद रखना है। इसके बाद चौथा क्वेश्चन जो है वो बहुत बार पूछ दिया गया है, इसीलिए इस बार चांस इसका नहीं बन रहा है। तो चौथा क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है लेकिन इस बार इसका चांस नहीं बना हुआ है। तो इस प्रकार से आप लोगों को इस चैप्टर का जो क्वेश्चन मैंने आप लोगों को बताया इसमें आप लोगों को 7 नंबर क्वेश्चन और याद रखना है। ठीक है, 7 नंबर क्वेश्चन है, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे? तो इस क्वेश्चन को क्या करना है, एक 18 और 12 का LCM कर लेना है। तो 18 और 12 का LCM जब करेंगे तो LCM जो आएगा वही आप लोगों का आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं 18 और 12 का LCM किया तो 36 आया। तो 36 जो है वो आंसर हो गया। तो इस क्वेश्चन को भी याद रखेंगे क्योंकि 2 नंबर के क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये हो गया आप लोगों का एक्सरसाइज 1.2 से। अब बात कर लेते हैं 1.3 में। तो एक्सरसाइज 1.3 में आप लोगों को यहाँ पे पहला क्वेश्चन मिल जाएगा, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पे देखिए आप लोगों का √5 की जगह पे √2 भी रह सकता है, √3 भी रह सकता है, √7 भी रह सकता है। तो इस प्रकार से आप लोगों को घबराना है नहीं है। आपको अगर एक भी क्वेश्चन याद है इसमें सिद्ध करना तो आप लोग आसानी से बना पाएंगे। देखिए √5 की जगह पे अगर 2 रहेगा तो भी इसी प्रकार से बनाना है, 3 रहेगा तो भी इसी प्रकार से बनाना है, 7 रहेगा तो इसी प्रकार से बनाना है। केवल करना क्या है, जहाँ जहाँ √5 रहेगा वहाँ आप √2 का पूछेगा तो √2 कर देंगे, √3 का पूछेगा तो √3 कर देंगे। तो पहला क्वेश्चन आप लोग याद रखेंगे और साथ में जो मैं बताया हूँ उसे भी आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, इसका सोल्यूशन मैं शॉर्ट फॉर्म में देने वाला हूँ आप लोगों को। फिलहाल आप क्वेश्चन टिक करके रखें। इसके बाद आप लोगों का आ जाता है यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है उसे मैं आप लोगों को बताने का प्रयास कर रहा हूँ। इसके बाद आप लोगों को क्वेश्चन जो आ जाएगा तीसरे नंबर में आ जाएगा दूसरा क्वेश्चन। ठीक है, तीसरे का दूसरा, सिद्ध कीजिए कि 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है, आप लोग इसे याद रखेंगे। ठीक है, इसके बाद चलिए अब 1.4 में आते हैं। तो 1.4 जो है आप लोगों के बीच, इसमें आप लोगों का कह रहा है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती है। तो सबसे पहले आप लोगों को देख करके घबराना नहीं है। दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती है उसे ज्ञात करने के लिए अगर वो इस संख्या जिसका यहाँ पे हर अंश को देखना ही नहीं है, कभी भी अंश को नहीं देखना है, केवल हर जो है उससे आप लोग को याद रखना है कि हर का हम क्या करेंगे, LCM करेंगे। क्या करेंगे, हर का LCM करेंगे। जैसे यहाँ पे अंश जो है पहला में 13 है और हर जो है वो आप लोगों का 31-25 है। इस प्रकार से दूसरा में अंश जो है वो 17 है और हर जो है वो 8 है। तीसरा में अंश जो है 64 है और हर जो है वो 455 है। तो आप लोगों को अंश को देखना ही नहीं है, हर का LCM कर लेना है। तो पहला का हर कितना है, 31-25 है। तो 31-25 का LCM जो किया जाता है तो यहाँ पे आता है, देख सकते हैं यहाँ पे 31-25 का LCM किए तो 5 5 5 5 5 अर्थात 5 का पावर जो हो गया 5। तो इस प्रकार से इसका जो आ गया 2 के पावर 5 के रूप में। तो अगर आप लोगों को ऐसे आएगा कि 2 के पावर m गुने 5 के पावर m के रूप में आए तो आप लोगों को कहना है कि वो दशमलव प्रसार शांत है। तो अगर 2 भी रहेगा अकेला तो भी शांत है और 5 भी रहेगा अकेला तो भी शांत है। ठीक है, अब आपको 2 और 5 दोनों रहेगा तो भी शांत होगा संख्याएं हर में। अगर 2 और 5 के अतिरिक्त कोई और भी संख्याएं आ जाती है जैसे 3, उसके बाद आ जाता है 6, तो वो भी संख्या आएगी तो वो अशांत आवर्ती हो जाती है। तो आप लोग को यहाँ पे सॉल्यूशन नीचे में दिया गया है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो सॉल्यूशन में यहाँ पे देखिए ये
ये संख्या जो है अशांत हो गया, क्योंकि 4 और 7, 4 तो ठीक है, 4 तक ठीक है, लेकिन 7 और 13 जो है वो अशांत आवर्ती के रूप में आता है, तो इसीलिए वो अशांत आवर्ती यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोगों को इस क्वेश्चन का जितने भी टर्म्स है उसे हर का एलसीएम ही याद रखना है, तो 10 नंबर का क्वेश्चन आप लोगों को हो जाएगा इस चैप्टर से। ठीक है, इसके बाद एक और पूछा जाता है कि दशमलव प्रसार दशमलव रूप में व्यक्त करने के लिए, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं कि ऊपर दिए गए मतलब जो प्रश्न पहला में दिया गया था, उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार को लिखिए जो शांत है। तो शांति संख्याओं का दशमलव प्रसार ही होता है, ऐसे आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, अशांत संख्या का दशमलव प्रसार नहीं होता है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि अगर पूछा जाएगा कि 13/3125 का दशमलव प्रसार में लिखिए, तो आप लोगों को कुछ इस प्रकार से लिखना है। एलसीएम तो आप लोगों को कर लेना है सभी में, और करना क्या है कि 5 के पावर 5 आया तो 5 को कौन सी पावर से जोड़ा जाए, गुणा किया जाए कि 10 आ जाए, तो 5 को 2 से गुणा करेंगे और पावर जो है वो सेम हो जाना चाहिए। ठीक है, तो पावर सेम हुआ तो इस प्रकार से क्या आ गया कि 416 गुणा किए, 416 में 10 भागा आ गया, 10 के पावर 5 भागा आ गया, तो 5 को 0 दे दिए, तो ये 4 के लिए 6 आ गया। इसके बाद ये 0 के लिए 1 आ गया, 1 0 के लिए 4 आ गया, और 2 को 0 बच गया है तो 2 को 0 दे दिए, और 1 के लिए पॉइंट आ गया। इस प्रकार से आप लोग इसका दशमलव प्रसार व्यक्त किए सकते हैं बिना भाग दिए हुए। ठीक है, तो इसमें मैंने पहले चैप्टर का जितने भी क्वेश्चन थे उसे मैं आप लोगों को बता दिया हूँ। अब आप लोगों को याद रखना है कि ये संख्या क्या है, तो संख्या जो समाप्त होगी वो दशमलव प्रसार शांत रहेगा। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्टिव बेसिस क्वेश्चन है। अगर ये संख्या समाप्त नहीं हुई है इसीलिए ये अशांत है। और यहाँ पर देखिए संख्याएं जो है वो किस इस प्रकार से उसका जो है रेकरिंग है ऊपर में, तो वह संख्या शांत है या अशांत है। तो आप लोगों को याद रखना है कि जो भी संख्याएँ का पावर रेकरिंग रहेगा वो संख्याएं अशांत रहेगी। क्या रहेगी? अशांत रहेगी। तो इस प्रकार से आप लोग इस चैप्टर का जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसे आप लोग याद रख लिए होंगे। उसके बाद आ जाते हैं दूसरा चैप्टर पॉलिनोमियल अर्थात बहुपद। बहुपद में 1.1 का जो फिगर होगा वो 1 नंबर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि px अगर पूछा जाए तो px का कटान बिंदु देखेंगे, अगर py पूछा जाए तो py का कटान बिंदु देखेंगे। तो इसमें आप लोगों को px पूछ रहा है शून्यकों की अधिकतम संख्या, तो जितना बार x पर कटेगा वो शून्यक होगा। तो यहाँ पे देखिए x पर जो ये x रेखा हुआ, यहाँ पे x रेखा दिया गया है इस प्रकार से और y रेखा इस प्रकार से दिया गया है। तो यहाँ पे कह रहा है कि px, तो px x पर कितना बार कटा है सो पूछ रहा है। तो आप लोग x पर जितना बार भी ये लाइन जो है घूमेगी उतना उसका कटान बिंदु होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि पहला में आप लोगों को आ जाता है x पे कटान बिंदु, तो x पे ये एक भी लाइन खींची गई नहीं है। तो यहाँ पे दूसरा में आ जाता है x पे 1 बार कटा हुआ है, x पर तीसरा में 1 2 3 बार कटा गया है, तो इसीलिए शून्यकों की अधिकतम संख्या 3 हो जाएगी। तो इस प्रकार से आप लोगों को ऑब्जेक्टिव याद रख लेना है। ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं 1.2 में और 2.2 में। तो 2.2 में आप लोगों को यहाँ पे आ जाता है पहला क्वेश्चन में, तो पहला का है द्विघात बहुपद के शून्यक ज्ञात करने के लिए पूछा जा रहा है। ठीक है, तो द्विघात बहुपद का शून्यक ज्ञात करने के लिए आप लोगों को याद रखना है कि आप लोग 7th क्लास में पढ़े होंगे, 8th क्लास में पढ़े होंगे और 9th क्लास में पढ़े होंगे इस तरह के क्वेश्चन। तो 10th में आप लोगों को दिक्कत नहीं होना चाहिए, ऐसे बहुत स्टूडेंट को अलजेब्रा में दिक्कत होता है। तो आप लोगों को घबराना नहीं है, आप लोगों को पहला का पहला क्वेश्चन याद रखना है, पहला का चौथा क्वेश्चन याद रखना है, पहला का 5वां क्वेश्चन याद रखना है। ये क्वेश्चन आप लोगों को याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसका सॉल्यूशन भी नीचे दिया गया है, आप लोग देख सकते हैं। अब आप लोगों को मैं बता दूं कि इसके बाद जो है दूसरा क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाएगा। दूसरा में से एक क्वेश्चन जो है फिक्स रहता है 2 मार्क का, तो इसमें से ये क्वेश्चन फिक्स रहता है, कोई भी क्वेश्चन 2 मार्क का फिक्स रहेगा। ठीक है, जिसमें आप लोगों का द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए बोला जाएगा, जिसमें आप लोगों का 2 शून्यक दे दिया जाएगा, 2 शून्यक अर्थात शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल। तो इसमें से आप लोगों को ज्ञात करना रहेगा। तो आप लोगों को याद रखना है कि द्विघात बहुपद के शून्यक ज्ञात करने के लिए या द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला होता है, उसे आप लोगों को याद रखना है x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू 0। तो ये द्विघात बहुपद ज्ञात करने का सूत्र है।
यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा का मान दे दिया गया है 1/4। तो ये अल्फ़ा प्लस बीटा हो गया, 0 हो, एक अल्फ़ा और एक बीटा, तो दोनों का योग 1/4 दिया गया है। और अल्फ़ा इंटू बीटा का मान जो दिया गया है वो -1 दिया गया है। तो इस प्रकार से द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए पूछा जाएगा तो मान केवल पुट कर देना है इस पर, अल्फ़ा x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। तो आप लोगों को केवल अल्फ़ा प्लस बीटा के जगह पर मान पुट करना है, अल्फ़ा इंटू बीटा के मान जगह पर पुट करना है। तो इसमें से पहला का ये क्वेश्चन याद रखना है और 5वां क्वेश्चन याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस चैप्टर से आप लोगों को यहाँ पे आ जाता है। इसके बाद एक्सरसाइज 1.3 पलटना है। तो 2.3 में आप लोगों को पहला का आप लोगों को याद रखना है भाग का पहला का तीसरा, कि विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके निम्न में px को gx से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल ज्ञात करें। तो पहला का तीसरा क्वेश्चन आप लोगों को याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद आ जाता है आप लोगों को अगर क्वेश्चन पूछा जाए तीसरा नंबर, ठीक है, 2.3 का तीसरा नंबर क्वेश्चन अगर पूछा जाए तो वो पूछा जाएगा आप लोगों को 5 नंबर में। कितना में? 5 नंबर में पूछा जाएगा, अन्यथा क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। तो आप लोगों को याद रखना है 5 नंबर में क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना रहेगा तभी ये क्वेश्चन पूछेगा, अन्यथा नहीं पूछेगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसे याद रखेंगे, 5 नंबर का क्वेश्चन है ये। तो आप लोग इस क्वेश्चन का सोल्यूशन याद रखेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से मैं जो 2 चैप्टर है रियल नंबर और पॉलिनोमियल, दोनों का जितने भी इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव पूछे जाने की संभावना है इस बार, उसे मैं आप लोगों को बता दिया हूं। अब बात करेंगे अगले वीडियो में चैप्टर 3 और चैप्टर 4 का। इसी प्रकार से फिर अगले वीडियो में चैप्टर 5 और चैप्टर 6 का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव। इसी प्रकार से मैं आप लोगों के बीच देते रहूँगा क्वेश्चन। और देखिए, जो भी क्वेश्चन नहीं होता है ना आप लोगों को, तो अपने सर से पूछ लीजिएगा कि सर इसका सोल्यूशन क्या होगा, उसके हिसाब से अच्छी तरह से जानकारी ले लीजिएगा। और अगर मेरे माध्यम से लेंगे तो समय बहुत कम है, इसीलिए आप सर से ही ले, और जितना मुझे हो सकेगा मैं आप लोगों को सपोर्ट करने का प्रयास करूँगा।